हेलो दोस्तों, तो मैं आज स्वागत करता हूं हमारे कोचिंग क्लासेस पर। मैं जीएल सर। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम जो है वो रसायन शास्त्र का होना है। ठीक है, तो उस रसायन शास्त्र के एग्जाम में हम आज देखने वाले हैं 70 एमसीक्यू प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पेपर में आते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं समपराशरी विलयन। ठीक है, समपराशरी विलयन क्या है, नाम ही क्या है दोस्तों। देखो, समपराशरी, सम मतलब होता है समान और पराशरी का मतलब होता है परासरण दाब। क्या बोलेंगे? परासरण दाब। तो यदि हमारे पास ऐसे दो विलयन है जिसका परासरण दाब समान हो, उसको हम क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसके परासरण दाब समान होता है उसे समपराशरी विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है आपको। जिसका परासरण दाब दो विलयन होंगे, उन दोनों विलयनों का परासरण दाब अगर इक्वल है एक दूसरे के, तो उसको हम क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोललता। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोललता, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोललता क्या है? मोललता, मोलारिटी। ठीक है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? तो मोलालिटी में याद रखेंगे, अगर हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम का कोई क्या है, विलायक। ठीक है, विलायक। अब इस 1 किलोग्राम विलायक में अगर हम क्या कर देते हैं, कोई विलेय डाल देते हैं। ठीक है, तो कोई भी विलेय पदार्थ अगर हम मिला रहे हैं, विलेय, तो 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मोल होंगे, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के क्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलायक की मोललता कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, याद रखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाते? विलयन की मोललता। इस विलयन की मोललता को हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चे? स्मॉल एम से। ठीक है, स्मॉल एम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार या उसका द्रव्यमान। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये हमारा क्या था? मोललता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोलरता। मोलरता, इसमें लता ललता होता है, इसमें ललता होता है। ठीक है, दो थोड़ा शब्दों का अंतर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसकी बात करने वाले हैं, इसका मोलरता। ठीक है, मोलरता, मोलारिटी, मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होता है? तो यहां पर बस सिंपल से याद रखेंगे कि हमारा जो विलियन होगा वो विलियन कितना होगा? 1 लीटर का। ठीक है, 1 लीटर का विलियन होगा। हम विलियन कितने बनाएंगे? स्टैंडर्ड हमारा कितना है विलियन का? जो सांद्रता है वो है 1 लीटर। 1 लीटर का विलियन होगा। अब इस 1 लीटर के विलियन में जितने हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या होगा, विलेय की मोलों की संख्या। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता का सूत्र सेम बनेगा, ऊपर में रहेगा आपका विलेय के मोलों की संख्या और नीचे में क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन, जो कितना है? 1 लीटर है। ठीक, चलिए ये हमारा मोलरता भी हो गया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोलरास का नियम।
कोलरास का नियम भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। कोलरास का नियम क्या बोलता है देख सकते हैं आप लोग। कोलरास का नियम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, कोई भी विद्युत अपघट्य होगा हमारा पास, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, तो उस विद्युत अपघट्य के जो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, ठीक है, वो दो मानों का योग होता है, एक धन आयनों का और दूसरा होता है ऋण आयनों की मोलर चालकताओं का योग होता है। ठीक है, दो मानों का योग होता है। पहला मान होता है धन आयन की मोलर चालकता और दूसरा मान होता है ऋण आयन की मोलर चालकता। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया गया है कि अगर हमारे पास HCl है तो ये ब्रेक होगा H प्लस और क्या Cl माइनस में। तो हम यहाँ पर इस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को कैसे शो करेंगे, HCl को अनंत तनुता पर, तो यहाँ पर अनंत तनुता के लिए अनंत लिखा जाता है, और ये m स्मॉल m जो है मोलर चालकता को शो करती है, और यहाँ पर इस विद्युत अपघट्य का नाम HCl रहेगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिखेंगे H प्लस का, और उसके बाद अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिखेंगे Cl माइनस का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है और क्वेश्चंस में इसका मान, इस दोनों की वैल्यू दिया रहता है, दोनों को ऐड करके निकालना रहता है। तो ये क्या है, कोलरास का नियम है जो बताता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो दो मानों का योग होता है, पहला धन आयन की मोलर चालकता और दूसरा ऋण आयन की मोलर चालकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जी देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना 3 नंबर के एग्जाम, 3 नंबर का जो प्रश्न है उसमें मिलेगा 3 अंक का। ठीक है, तो 3 अंक के प्रश्न में ये प्रश्न आते हैं। क्या कहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर क्या होगा। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है जी, AgNO3, ये सूत्र है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का। इस पे हमें क्या डालने बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन डालना है कॉपर की छड़, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बोला है हमें। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पर एक श्रेणी आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी तत्व ऊपर होता है वो हमेशा नीचे वाले तत्व को जब रिएक्शन कराते हैं तो रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक सिंपल सा बात है कि जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो ऊपर होता है, कॉपर पहले आता है, फिर उसके बाद नीचे जब आते हैं तो कहीं हमें क्या दिखाई देता है, सिल्वर दिखाई देता है। तो इसके कारण क्या होगा, जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के जो विलयन है उस पे कॉपर को ऐड करा देंगे तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और इस Ag के जगह कौन आ जाएगा, हमारा कॉपर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे रिएक्शन हुआ है यहाँ पर, इस रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक, ये है हमारे पास क्या, कॉपर का छड़, ठीक है, और ये है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन हुआ तो यहां पर क्या हुआ, हमारे पास जो ये Ag है, ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो AgNO3 प्लस Cu ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर जब रिएक्शन होगा तो ये जो है
CuNO3 बन जाएगा और Ag बाहर आ जाएगा। अब इसको देखिए, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसको बैलेंस करना रहता है हमें, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, जिससे यहाँ पर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 का होगा, यहाँ पर भी 2 का हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के में से सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है राउल्ट का नियम। देखिए, हमें राउल्ट के नियम को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा मोल अंश को। ठीक है, मोल अंश या इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल प्रभाज क्या होता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज को हम दर्शाते हैं एक्स से। ठीक है, कोई भी विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलायक, विलायक को हमेशा आप याद रखेंगे ए से दर्शाते हैं, और एक होता है विलेय जिसको हम लोग बी से दर्शाते हैं। ठीक, ए और बी से इसको शो किया जाता है। मोल प्रभाज जो होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है, इसकी परिभाषा ये है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, ऊपर में क्या रहेगा, विलेय या विलायक, दोनों में से कोई भी एक घटक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, और नीचे में रहेगा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित घटकों के या विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ये दोनों का जो अनुपात होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय में उपस्थित विलेय या विलायक, दोनों में से कोई एक, ऊपर में विलेय या शब्द को याद रखेंगे और नीचे में टोटल मोलों की संख्या। जैसे हमें लिखना है, मान लो जाए, यहां पर परिभाषा आप देख सकते हैं, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या। यहां पर शब्द ध्यान रखना कुल, और यहां पर ध्यान रखेंगे या, ये 2 वर्ड ध्यान रखेंगे, दोनों से ही पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलेय में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और अपॉन विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। यदि हमारे पास मान के चले कि हमारे पास कोई विलयन है जिसमें 2 घटक है हमारे पास, विलेय और विलायक, मतलब विलेय को हम बी मानेंगे और विलायक को ए मानेंगे, तो उस केस में हम देख पा रहे हैं यहां पर एक छोटा सा चीज कि ए क्या है हमारे पास, विलायक। अच्छा, यहां पर बी ले लिया गया है, कोई बात नहीं, बी को हम विलायक मान लेंगे और ए को विलेय मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या है, Na, मोलों की संख्या को Na से शो करेंगे, और विलायक के मोलों की संख्या है Nb। ठीक है, तो टोटल कितने मोल हो जाएंगे, टोटल मोलों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb। अब मुझे अगर विलेय के मोलों की संख्या मोल प्रभाज लिखना है, तो मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में जो घटक रहेगा उसके मोलों की संख्या, हम कौन से घटक की बात करें, विलेय, विलेय को मोलों की संख्या और नीचे में टोटल विलयन के कुल मोलों की संख्या। उसी प्रकार विलायक के मोल प्रभाज अगर निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या और नीचे में विलेय का मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसा कर दें XA प्लस XB कर दें तो क्या आ जाता है, Na अपॉन
एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इट मीन्स 1। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल मोलों की संख्या जो होती है किसी विलयन की 1 होती है। ठीक, चलिए अब हम बात करने वाले हैं विशिष्ट चालकता की। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से दर्शाते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर याद रखेंगे, विशिष्ट चालकता का जो सूत्र होता है 1 बाई क्या होता है? रो। रो मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये तो ये हमारे पास क्या है? विशिष्ट चालकता का एक सूत्र है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इसे कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा मतलब एक छोटा सा केक इस टाइप का रहता है। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा। या इसको ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन भी बोलते हैं, तो सीमेन लिख दिया गया इसको, और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसके बारे में चलो क्या है देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? ठीक है, लोहे का कील मतलब लोहे का कीला अगर हम डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट पर, कॉपर सल्फेट पर मतलब सिंपल सा लोहे को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, बस लोहे की सतह पर क्या हो जाएगा? कॉपर की परत जो है चढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास मान लो जाए एक क्या है, एक पात्र है, इसमें एक भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन, और इस पे आप अगर लोहे की कील को ऐसा डाल रहे हो तो लोहे की कील पर क्या हो जाएगा? कॉपर की जो परत है वो चढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एकदम सिंपल सा चीज है कि हमारे पास अगर कोई भी धातु का छड़ होता है और उस धातु के छड़ को अगर हम क्या कर देते हैं कि 1 मोल, ये हमारे पास एक क्या है? विलयन है मान लो। ठीक है, इस 1 विलयन पर, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इस धातु की छड़ को डुबो दें, यहाँ पर क्या कर दें? डुबो दें। ठीक है, मान लो ए बी नाम का छड़ है, तो इस धातु के छड़ को डुबोने पर, इस धातु के छड़ को अगर हम लोग डुबो देते हैं, ठीक है, तो धातु और विलयन के मध्य, मतलब ये जो धातु का छड़ है और ये जो विलयन है हमारे पास, इस विलयन के मध्य में क्या होगा? एक हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, विभवांतर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे किसी एक मोलर धात्विक विलयन में, ठीक है, किसी छड़ को, उसी धातु के छड़ को डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक, तो ये छोटा सा परिभाषा है, याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? तो विलयन में बहुत सारे गुण होते हैं हमारे पास, जैसे वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब।
तो ये चारों जो प्रॉपर्टीज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इनकी जो एक प्रकार का गुण बोल सकते हैं वो क्या होते हैं कि ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है, ना कि कणों की प्रकृति पर। ये कणों की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर। तो अनुसंख्यक गुण वे गुण होते हैं जो किसी विलयन के अनुसंख्यक गुण वे गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, कि उनका नेचर कैसा है उस पर कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती। ये होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुण, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं तो अब हम बात करने वाले हैं आभासी या एकणुक अभिक्रिया की, जो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आभासी या एकणुक अभिक्रिया। तो क्या होता है आभासी या एकणुक अभिक्रिया, जिसकी कोटि क्या होती है आपका, एक होता है, परंतु उसकी आणविकता कभी भी एक नहीं होती, ठीक है, आणविकता कभी भी एक नहीं हो सकती, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एकणुक या आभासी अभिक्रिया, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, C12H22O11 प्लस HOH, इसको अगर हम बात करें, इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो हमें C6H12O6 फिर प्लस C6H12O6 मिलता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जो H2O है इसकी सांद्रता में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसकी कोटि जो है वो कितनी हो जाती है आपका 1, परंतु यहाँ पर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल, तो 1 + 1 मतलब आणविकता कितनी हो गई 2, ठीक है। तो आणविकता तो 2 होती है, परंतु कोटि हमेशा क्या होती है 1, क्योंकि हम यहाँ पर जल को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आभासी या एकणुक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसकी कोटि तो 1 होती है, परंतु आणविकता 1 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका आता है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का एक क्वेश्चन है जो आ जाता है 3 नंबर में, ठीक है। इसका क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले IUPAC नाम याद रखेंगे हम लोग, ट्राइक्लोरो, IUPAC नाम जो दिया है ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, तो 3 क्लोरीन के कारण ट्राइक्लोरो और 1 कार्बन के कारण इसको मेथेन कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को जब रंगीन बोतल में ही क्यों रखा जाता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है हमारे पास। तो अगर हम लोग इसको वायु में रख दें, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग वायु में रखें, हवा के संपर्क में रखेंगे, तो क्या बना लेता है ये, देखिए ये 1 ठन हाइड्रोजन और 1 ठन HCl बना लेगा, तो यहाँ से 1 कार्बन बचेगा और 2 क्लोरीन बच जाएगा आपका, और ये ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये नाम होता है आपका फास्जीन गैस, जो कि एक जहरीली गैस होती है, फास्जीन गैस का निर्माण कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या किया जाता है, इसको रंगीन बोतल में भरकर रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भर कर क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब ये वायु के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेता है, जहरीली गैस, फास्जीन गैस बना लेता है, ठीक है, और HCl बाहर कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हमारा 3 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही इजी है और सरल है। अगर हम बात करें तो SN1 रिएक्शन क्या होता है, तो SN1 रिएक्शन हेलो एल्केन में होता है, ठीक है। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है SN1 रिएक्शन। ये 2 पदों में होती है SN1 कितने पदों में होती है, 2 पद में, पहला और दूसरा। तो यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे क्या होता है, इसमें बंध विदलन होता है, बंध विदलन होने से क्या बनता है, कार्बधनायन का निर्माण होता है, और
कार्बधनायन जो होता है सेकंड स्टेप में जब आता है, देखो प्रथम पद में क्या होगा, हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड याद रखेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जो है ब्रेक होगा, ब्रेक होने से क्या होगा, एल्किल हैलाइड यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, यह दो पदों में होता है, इससे पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे उसका विदलन होगा, और जिससे एल्किल हैलाइड के विदलन होने से क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। प्रथम पद में कार्बोधनायन बनेगा, फिर द्वितीय पद में क्या होगा, यही कार्बोधनायन क्या होगा, हमारे पास जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक रहेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे कि OH माइनस हो गया आपका, NH3 हो जाएगा, NH2 माइनस और आपका CN माइनस, ये सब नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। तो इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हमें प्रोडक्ट देगा, बना देगा। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पद की बात करें तो ये है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद में क्या हो रहा है, ये हमारे पास है RX मतलब एल्किल हैलाइड, R को एल्किल और X को हैलाइड बोला जाता है। और यहां पर क्या होगा, धीमी गति से क्या होगा, मंद गति से बंद का विदलन होगा, बंद विदलन, ठीक है, बंद विदलन, जिससे क्या होगा, R जो है ये ब्रेक होगा ये बॉन्ड RX का, और R प्लस बनेगा, इसको हम कार्बोधनायन बोलते हैं, और X माइनस बनेगा। यहां पर अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, पद नंबर 2 में क्या होगा, जो R प्लस है हमारा, वो कोई भी एक हमारे पास तीनों में से किसी भी के साथ क्या करेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये R मैंने OH ले लिया, ठीक है, जो इजी पड़ता है हमें, तो R प्लस जो है क्या करेगा, OH माइनस के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, ROH। ठीक, इस प्रकार से ये क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा SN1 रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद।